नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत अकल्पनीय दृश्य पर विचार करते हैं। एक ऐसा काल जहां अपनी बात कहने के लिए कोई त्वरित संचार व्यवस्था नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। एक निर्जन और एकांत पर्वत के शिखर पर एक प्रेमी बैठा है। वो अपनी प्रेमिका से मीलों दूर है और विरह की अग्नि उसे भीतर तक जला रही है। अकस्मात वो आकाश में उमड़ते हुए काले घने बादलों को देखता है। और उस असीम पीड़ा में वो अपनी समस्त स्मृतियों, अपनी अथाह भावनाओं और अपने प्राणों के स्पंदन को उस निर्जीव बादल के माध्यम से अपनी प्रेमिका तक भेजने का निश्चय करता है। बिल्कुल। महाकवि कालिदास की ये अमर रचना मेघदूतम कोई साधारण गाथा नहीं है। ये प्रेम, भूगोल और मानवीय चेतना का एक ऐसा संगम है जो आज 1500 वर्ष पश्चात भी हमें पूर्णतः विस्मित कर देता है। कालिदास ने इस महाकाव्य में जिस यक्ष की गाथा लिखी है, वो मानवीय वेदना का साक्षात स्वरूप है। इस कथा की पृष्ठभूमि अत्यंत मर्मस्पर्शी है। ये यक्ष धन के देवता कुबेर के अधीन था। कुबेर ने किसी गंभीर त्रुटि के कारण उसे अपनी स्वर्ण नगरी अलकापुरी से निर्वासित कर दिया था। और मैं यही सोच रही थी कि ये निर्वासन कोई साधारण दंड नहीं था। ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक प्रहार था। अलकापुरी एक ऐसा स्थान था जहां सदैव आनंद, ऐश्वर्य और उत्सव का वातावरण रहता था। सत्य कहा आपने। वहां से निकालकर उसे मध्य भारत के रामगिरी के एकांत और निर्जन पर्वतों पर भेज दिया गया, जहां केवल सन्नाटा, कठोर पत्थर और भयंकर एकांत था। जब मैंने पहली बार इस निर्वासन के विषय में पढ़ा तो मुझे सबसे अधिक आघात इस बात से लगा कि ये सब कितनी अकस्मात हुआ। कल तक जो व्यक्ति अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ संसार के सबसे सुखद स्थान पर था, उसे बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात एक निर्जन पर्वत पर फेंक दिया गया। ये तो किसी के प्राण शरीर से अलग कर देने के समान है। कुबेर ने उसे इतना कठोर दंड क्यों दिया? इसका कारण यक्ष का अपने प्रेम में सुध-बुध खो बैठना था। यक्ष नवविवाहित था और अपनी पत्नी के असीम प्रेम में वो इतना मग्न हो गया कि उसने अपने निर्धारित कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया। देवों के समाज में कर्तव्यहीनता एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो इसी कारण कुबेर ने उसे 1 वर्ष का कठोर वनवास दिया। जी हाँ, 1 वर्ष का समय सुनने में कदाचित छोटा लगे, परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसे उसकी चेतना के आधे भाग से बलपूर्वक अलग कर दिया गया हो, एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। रामगिरी के एकांत में यक्ष 8 महीने व्यतीत कर चुका है। 8 महीने का एकांतवास। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होगा। बिल्कुल, वो शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो गया है। विरह संताप के कारण उसका शरीर इतना क्षीण हो गया है कि उसकी कलाई से स्वर्ण के कंगन खिसक कर गिर गए हैं और उसे भान तक नहीं हुआ। ये शारीरिक क्षीणता तो फिर भी समझ आती है, परंतु क्या ये असीम पीड़ा मनुष्य के मानसिक संतुलन को इस सीमा तक झकझोर देती है जहां उसे जड़ और चेतन में कोई भेद ही दिखाई नहीं देता? मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य जब इतने गहरे दुख में होता है तो क्या सच में उसका मस्तिष्क ये विचार करना भूल जाता है कि सामने एक जीता जागता प्राणी है या मात्र जलवाष्प का एक निर्जीव बादल? एक बादल भला किसी का संदेश कैसे ले जा सकता है? ये अवस्था तो इस महाकाव्य का मूल बिंदु है। मनोविज्ञान के अनुसार जब दुख अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क यथार्थ और कल्पना के बीच की सीमा को मिटा देता है। कालिदास ने इसके लिए जानबूझकर आषाढ़ का मास चुना है। महाकाव्य की वो प्रसिद्ध पंक्ति, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात आषाढ़ का पहला दिन। सत्य है, जब भयंकर ग्रीष्म ऋतु के पश्चात आकाश में पहली बार काले, घने और जल से भरे बादल उमड़ते हैं, वर्षा ऋतु का मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो प्रकृति मिलन में अत्यंत सुखदायी होती है, वही प्रकृति विरह में मृत्यु के समान कष्टकारी प्रतीत होती है। काले बादल, ठंडी वायु और वर्षा की वो सौंधी गंध। जी, वे उस यक्ष की दबी हुई स्मृतियों को इतनी तीव्रता से जागृत करते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन लगभग खो बैठता है। उसे उस विशाल मेघ में एक सखा, एक दूत दिखाई देता है। ये बहुत ही अद्भुत और यथार्थवादी चित्रण है। एक और विशाल और उन्मुक्त बादल है जो आकाश में कहीं भी विचरण कर सकता है, और दूसरी ओर वो निर्वासित प्रेमी है जो एक कदम भी अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकता। वो उस बादल से याचना करता है और उसे अपनी प्रेमिका तक जाने का मार्ग बताता है। और यहीं से ये गाथा एक ऐसा मोड़ लेती है जो आधुनिक विज्ञान को भी अचंभित कर देता है। पूर्व मेघ का वो अंश जहां यक्ष बादल को मार्ग समझाता है। पूर्व मेघ में कालिदास ने जो भौगोलिक सटीकता प्रस्तुत की है, वो मानवीय कल्पना की सीमाओं को पार कर जाती है।
यक्ष जब मेघ को रामगिरी से हिमालय की चोटियों पर बसी अलकापुरी तक का मार्ग बताता है तो वो केवल दिशा का निर्देश नहीं देता। बिल्कुल नहीं, वो एक एक पर्वत, एक एक नदी, नगरों और वनों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करता है। उज्जैन, विदिशा, विंध्य पर्वत, बहती हुई नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी के तट, इन सब का कालिदास ने जो सटीक चित्रण किया है वो आज के आधुनिक मानचित्रों के अनुसार भी पूर्णतः सत्य प्रमाणित होता है। मुझे यही बात सबसे अधिक रहस्यमयी और विस्मयकारी लगती है। आज हमारे पास अंतरिक्ष में स्थापित ऐसे उन्नत यंत्र हैं जो पृथ्वी की सटीक छवि ले सकते हैं। हम ऊपर से नदियों और पर्वतों का आकार देख सकते हैं, परंतु चौथी या 5वीं शताब्दी में जब आकाश में उड़ने का कोई साधन नहीं था, तब एक कवि ने ऊपर से दिखने वाला दृश्य कैसे लिखा? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यक्ष बादल से कहता है कि जब तुम ऊपर से नर्मदा नदी को देखोगे तो वह विंध्य पर्वत की तलहटी में ऐसी प्रतीत होगी जैसे किसी हाथी के शरीर पर बनाई गई कोई कलाकृति। यह ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण या आकाश से पृथ्वी को देखने का ज्ञान उस युग में कैसे संभव हुआ? यह केवल कविता नहीं है, यह तो प्राचीन भारत का एक अत्यंत वैज्ञानिक मानचित्र प्रतीत होता है। प्राचीन भारत की भौगोलिक समझ को हम प्रायः कम आंकते हैं। कालिदास केवल एक कवि नहीं थे, वे एक अत्यंत सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। उस काल में ज्ञान का संचार यात्रियों, व्यापारियों और सन्यासियों के माध्यम से होता था। जो लोग पैदल लंबी यात्राएं करते थे, वे पर्वतों के ऊंचे शिखरों से भूमि का विस्तृत अवलोकन करते थे। तो क्या कालिदास ने उन सभी यात्रा वृत्तांतों को एकत्रित किया था? जी हाँ, प्राचीन व्यापारिक मार्ग और तीर्थ यात्रा के मार्ग अत्यंत स्पष्ट थे। कालिदास ने संभवतः उन सभी यात्रा वृत्तांतों, दिशाओं के ज्ञान और भौगोलिक आकलनों को अपने मस्तिष्क में एकत्रित किया। उन्होंने अपनी प्रखर मेधा से उन सभी विवरणों को एक साथ जोड़ा और एक संपूर्ण मानसिक मानचित्र उकेड़ दिया। जब वे नर्मदा का वर्णन हाथी पर बनी कलाकृति के रूप में करते हैं, तो वे नदियों के प्राकृतिक मोड़ और पर्वतों की विशालता का एक ज्यामितीय अनुपात प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ये सचमुच अद्भुत है। परंतु ये यात्रा केवल एक नीरस भौगोलिक मार्ग नहीं है, ये तो एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका तक पहुंचने का आतुर प्रयास है। यक्ष बादल को मार्ग की कठिनाइयों से बचाता है। वो कहता है कि मार्ग में तुम थक जाओगे तो आम्रकूट पर्वत पर विश्राम करना। वो नदियों से जल ग्रहण करने को कहता है ताकि बादल का आकार और भव्यता बनी रहे। मुझे एक और बात अत्यंत रोचक लगी। यक्ष बादल से उज्जैन जाने का आग्रह करता है, जबकि वो उसके सीधे मार्ग में नहीं है। कालिदास का सौंदर्य बोध यहाँ अपने चरम पर है। यक्ष मेघ से कहता है कि यद्यपि उज्जैन तुम्हारे सीधे मार्ग में नहीं है, फिर भी तुम थोड़ा मुड़कर उज्जैन अवश्य जाना। ऐसा क्यों? सीधे मार्ग से जाने में तो समय बचता। इसका कारण अत्यंत सांस्कृतिक और भावात्मक है। यक्ष कहता है कि यदि तुमने वहां के महाकाल मंदिर की संध्या आरती नहीं देखी, वहां के नगाड़ों की धुनी के साथ अपनी गर्जना नहीं मिलाई और वहां की सुंदर स्त्रियों के नेत्रों के कटाक्ष नहीं देखे, तो तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। मार्ग के सौंदर्य का भी पूरा आनंद ले। जी, और इन सभी नगरों, नदियों और बर्फीली चोटियों को लांघते हुए वो मेघ अंततः हिमालय की उस स्वर्ण नगरी अलकापुरी पहुंचता है। यहां से कथा का दूसरा भाग आरंभ होता है, उत्तर मेघ। और मुझे लगता है कि ये भाग मानवीय भावनाओं को उनके सबसे गहरे और संवेदनशील स्तर पर स्पर्श करता है। उत्तर मेघ में पहुंचकर कथा का भौगोलिक स्वरूप पूरी तरह से भावात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। सत्य कहा आपने। जब मेघ अलकापुरी पहुंचता है तो यक्ष उसे अपने घर की पहचान बताता है। वो कहता है कि मेरे द्वार पर एक मंदार का वृक्ष है जिसे मेरी पत्नी ने अपने पुत्र के समान सींचा है। इसके पश्चात वो उस स्त्री का, अपनी पत्नी का जो चित्रण प्रस्तुत करता है, वो विरह का सबसे कठोर और निर्मम सत्य है। कालिदास ने यहाँ किसी प्रकार का नाटकीय या कृत्रिम विलाप नहीं दिखाया है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अत्यंत यथार्थवादी और सूक्ष्म पीड़ा का वर्णन किया है। मैंने इस भाग पर बहुत विचार किया। जब हम विरह की बात करते हैं तो प्रायः बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यक्ष अपनी पत्नी की जो अवस्था बताता है वो हृदय विदारक है। वो कहता है कि जो स्त्री पहले पुष्पों की शैया पर सोती थी, आज वह रूखी भूमि पर सोती है। वो अपने केश नहीं संवारती, वो भूमि पर रखे पुष्पों से एक एक दिन गिनती है। और वो दृश्य जहां वो वीणा बजाने का प्रयास करती है, वो संपूर्ण संस्कृत साहित्य के सबसे मर्मस्पर्शी दृश्यों में से एक है। वो अपनी स्मृति में वीणा बजाकर कोई गीत गाना चाहती है, परंतु उसकी आंखों से निरंतर अश्रु गिर रहे हैं। उन आंसुओं से वीणा के तार भीग गए हैं।
और उस असीम दुख में वो उस गीत का स्वर भी भूल जाती है। यह दुख की वो अवस्था है जहां कला और अभिव्यक्ति भी व्यक्ति का साथ छोड़ देती है। ये विलाप की चरम सीमा है और यक्ष मेघ को ये भी तो चेतावनी देता है कि यदि वह सो रही हो तो मेघ तुरंत गर्जना न करे। ये यक्ष की अपनी पत्नी के प्रति असीम संवेदनशीलता है। वो मेघ से कहता है कि यदि मेरी पत्नी सो रही हो तो तुम अपनी तीव्र गर्जना से उसे जगाना मत। क्योंकि कदाचित वो स्वप्न में अपने पति के साथ मिलन का अनुभव कर रही हो। जी, यक्ष कहता है कि उस क्षणिक सुख को भंग मत करना। जब वो जाग जाए तब तुम बहुत मंद और मधुर ध्वनि से उसे संबोधित करना और कहना कि मैं तुम्हारे स्वामी का सखा हूं। इसके बाद वो अमर संदेश आता है जो मेघदूतम के वास्तविक आत्मा है। ये संदेश मात्र कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उन दो प्रेमियों के जीवित रहने का एकमात्र आधार है। यक्ष कहता है, मैं जीवित हूं, मैं यहाँ रामगिरी में हूं और तुम वहां अलकापुरी में हो, परंतु हमारा मिलन निश्चित है। तुम धैर्य रखो। जो दुख का समय है वो भी व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि भाग्य का चक्र सदैव एक समान नहीं रहता। वो पहिए की भांति निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है। इस संदेश में कालिदास ने प्रकृति को मनुष्य के दुख में एक जीवित, स्पंदित और सहानुभूति रखने वाला साथी बना दिया है। प्रकृति का यह मानवीकरण अद्भुत है। यक्ष अपनी पत्नी से कहता है कि जब मैं तुम्हारे अंगों की समानता प्रकृति में खोजता हूं, लताओं में तुम्हारा लचीला शरीर, हिरणियों की आंखों में तुम्हारे चंचल नेत्र, चंद्रमा में तुम्हारा कांतिमान मुख, तो मेरे आंसू मेरी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं और मैं तुम्हें प्रकृति में भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। ये पीड़ा की वो पराकाष्ठा है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व को ही दूसरे में विलीन कर देता है। ये अनुभूति इतनी गहरी और सार्वभौमिक है कि यह किसी एक काल, भाषा या देश तक सीमित नहीं रह सकी। सत्य कहा आपने। भावनाओं के इस असीम प्रवाह ने संपूर्ण विश्व के विचारकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कालिदास ने इस पूरी रचना को किस स्वरूप में ढाला है। इस महाकाव्य का शिल्प इसके भावों जितना ही महान है। मैंने सुना है कि कालिदास ने संपूर्ण मेघदूतम की रचना मंदाक्रांता छंद में की है। जी हाँ, काव्यशास्त्र में छंद का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंदाक्रांता का अर्थ ही है मंद मंद आक्रांत होना, अर्थात धीरे धीरे भारी कदमों से आगे बढ़ना। बिल्कुल। इस छंद में प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं और इसकी गति अत्यंत धीमी और गंभीर होती है। जब आप इसे लयबद्ध रूप से पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल से भरा हुआ कोई भारी काला बादल धीरे धीरे आकाश में सरक रहा हो, या फिर जैसे कोई अत्यंत दुखी व्यक्ति लंबी और भारी सांसें ले रहा हो। छंद की गति और कथा की भावना का ऐसा कलात्मक मेल संसार के साहित्य में दुर्लभ है। ध्वनि और अर्थ का यह अद्भुत मेल ही है जिसने भाषाई सीमाओं को लांघ दिया। आज हम इंटरनेट से पूरे विश्व के जुड़ने की बात करते हैं, परंतु मानवीय भावनाओं की गहराई ने कालिदास की इस गाथा को शताब्दियों पूर्व ही संपूर्ण विश्व से जोड़ दिया था। जब इस संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही ऐतिहासिक थी। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में मेघदूतम यूरोप पहुंचा तो जर्मन साहित्य के महान कवि गोए थे और शिलर इस रचना को पढ़कर मंत्रमुग्ध रह गए थे। यूरोपीय साहित्य उस समय प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध खोज रहा था, और कालिदास ने ये संबंध सदियों पूर्व ही स्थापित कर दिया था। गोएथे तो मेघदूतम से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी स्वयं की रचनाओं में भी बादलों को संदेशवाहक के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एक भारतीय पौराणिक कथा के पात्र की पीड़ा जर्मनी के सबसे महान कवि के हृदय को झकझोर देती है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि प्रेम की तड़प और विरह की वेदना किसी भाषा की मोहताज नहीं होती, वे शाश्वत और सार्वभौमिक है। निश्चित रूप से यदि हम इस संपूर्ण गाथा के मर्म पर विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि मेघदूतम मात्र एक वियोग की कविता नहीं है। यह हमें एक बहुत ही गहरा दर्शन समझाती है। यह सिखाती है कि प्रेम में दूरी केवल भौतिक शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यक्ष के पास कोई साधन नहीं है, वो पर्वत से नीचे नहीं उतर सकता, परंतु उसका प्रेम एक निर्जीव बादल को भी सजीव सखा बना देता है। उसका धैर्य और उसकी आशा ही इस घोर अंधकार में एकमात्र प्रकाश है। प्रतीक्षा का यही धैर्य प्रेम की वास्तविक कसौटी है। जब परिस्थितियां पूर्णतः प्रतिकूल हों, जब संसार के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तब भी
सच्ची निष्ठा अपना मार्ग खोज ही लेती है। यक्ष अपनी पत्नी से यही तो कहता है कि यह विपत्ति का समय है, परंतु ये स्थायी नहीं है। हमें इसे धैर्य के साथ पार करना है। धैर्य और प्रतीक्षा, यहीं पर मैं आज के इस त्वरित और कोलाहल से भरे युग को रखकर देखना चाहती हूँ। आज हमारे पास पलक झपकते ही अपना संदेश विश्व के दूसरे कोने तक पहुंचाने वाले यंत्र हैं। हम एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, परंतु क्या इस त्वरित व्यवस्था ने हमसे प्रतीक्षा करने का वो धैर्य छीन लिया है? ये एक अत्यंत मार्मिक प्रश्न है। जब यक्ष 1 वर्ष तक केवल एक आशा पर जीवित रह सकता है, तो क्या आधुनिक मनुष्य ने प्रतीक्षा करने की, ठहरने की और प्रेम को गहराई से अनुभव करने की कला पूरी तरह खो दी है? जिस प्रेम में प्रतीक्षा की सघनता न हो, क्या वो सचमुच स्थायी हो सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेघदूतम की अंतिम पंक्ति पढ़ने के पश्चात हमारे भीतर बहुत देर तक गूंजता रहता है। इस अमर गाथा ने यदि आज आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, यदि उस यक्ष की पीड़ा और कालिदास की इस कालजयी रचना ने आपको प्रेम और प्रतीक्षा के एक नए दृष्टिकोण से परिचित कराया है, तो इस प्रस्तुति की सराहना करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और टिप्पणी में जय कालिदास अवश्य लिखें। चैनल की सदस्यता लें ताकि हम जान सकें कि अगली गाथा आप किस महान ग्रंथ पर सुनना चाहते हैं। प्रतीक्षा का वह धैर्य और प्रेम की वह गहराई अपने भीतर जीवित रखिए। नमस्कार।